हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आर्मी पेपर हैकर पर। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइट। कल हमने लाइट देखे थे, लाइट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन देखे थे। आज भी हम देखेंगे लाइट आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछता है तो लाइट से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, साउन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घर पर घटना का परिणाम है। तो देखो, सावन के झाग का चमकना जो होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है व्यतीकरण के कारण। और व्यतीकरण क्या होता है हमारा? व्यतीकरण होता है कि जब कोई समान आयाम की प्रकाश की किरणें जब एक जगह जाके मिलती हैं तो या तो वो अपने आप को नष्ट कर लेती हैं या मिलकर प्रकाश को चमका देती हैं। ठीक है, तो यानी व्यतीकरण वह है जिससे क्या, या तो प्रकाश कहीं कहीं जगह चमकता है और कहीं जगह बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है, तो जो सावन के झाग, पतले झाग जो चमकदार रंगों को दिखाई देते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो होते हैं बहुलित परिवर्तन और व्यतीकरण के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आपने देखा होगा जितने भी मोटर गाड़ी हैं उन मोटर गाड़ियों में क्या होता है, एक दर्पण लगा हुआ आता है, साइड मिरर। इसे वो क्या बोलते हैं? साइड मिरर बोलते हैं। साइड मिरर कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की प्रकृति क्या होती है? वह पीछे आ रही सारी गाड़ियों को क्या करता है? छोटा करके प्रतिबिंब दिखा देता है, यानी बड़ी चीज को छोटा प्रतिबिंब दिखा देता है। कौन? हमारा उत्तल दर्पण। तो गाड़ियों में जो प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो देखो, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये भी क्या है? ये एक प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। देखो, सूर्य निकलता है तो उससे हमें निकलने से 2 या 3 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है, जबकि वो एग्जैक्ट में निकला नहीं होता है। किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। सूर्य का अस्त के समय लाल दिखाई देना नहीं, सूर्य के समय जो अस्त के समय जो लाल दिखाई देता है वो किसके दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, रात में तारों का टिमटिमाना, रात में तारे किसी वजह से टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और देखो, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना, ये भी किसी कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो देखो, रोगियों की जितने भी, देखो उत्तल दर्पण की क्या खासियत होती है? वो बड़ी चीज को क्या कर देता है? छोटा कर देता है, इसलिए हम उसमें गाड़ियों की साइड मिरर में यूज करते हैं। और देखो, उत्तल दर्पण है वो क्या करता है? छोटी चीज कर देता है, बड़ी को छोटी कर देता है। और अवतल दर्पण की बात करें तो बड़े को छोटा कर देता है, इसलिए इसे हम दंत चिकित्सा में यूज करते हैं। किसका? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण का यूज किसमें होता है? दंत चिकित्सकों द्वारा होता है, क्योंकि मुंह के अंदर ना छोटी चीजों को बड़ा करके देखना होता है, इसलिए इसका यूज होता है। वाहनों में अग्रदीप यानी हेडलाइटों में किस प्रकार की दर्पण का इस्तेमाल होता है? देखो, जो हमारी गाड़ियां होती हैं, जैसे मोटर गाड़ियां हैं, जो कार वगैरह हैं, ट्रक हैं, उनमें आगे हेडलाइट जो होती है, उस हेडलाइट में जो दर्पण लगा हुआ होता है वो कौन सा होता है? देखो, ऐसे होती है ना हेडलाइट, जो अंदर की ओर ऐसे लगा हुआ होता है, और बाहर की ओर तो क्या लगा होता है? लेंस लगा, दर्पण लगा, आगे भी क्या होता है? शीशा लगा हुआ होता है। जो पीछे जो होता है ना, जो परवलयाकार दर्पण होता है, कौन सा होता है? परवलयाकार दर्पण। ये क्या करता है? पीछे को प्रकाश को क्या करता है? आगे के लिए फोकस करता है। ठीक है, तो वाहनों में कौन सा दर्पण लगा होता है जो हेडलाइट में? वो होता है परवलयी दर्पण। कौन सा? परवलयी दर्पण, या कहीं कहीं अवतल दर्पण भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर परवलयी दर्पण है तो परवलयी, और परवलयी नहीं है तो हम कौन सा लगाएंगे? अवतल दर्पण लगाएंगे। ठीक है, तो जो वाहनों की हेडलाइट में कौन सा लगा होता है? परवलयिक दर्पण लगा होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण। देखो, दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग के लिए यूज होता है। शेविंग के लिए बारीकी से देखना पड़ता है, जिससे हमारा चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई दे और आसानी से हम क्या कर लें? शेविंग कर लें। तो अवतल दर्पण जो हमारा शेविंग में यूज होता है, या जो नाई यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? हमारा अवतल दर्पण होता है। कौन सा? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या करता है? छोटी चीजों को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता है,
समतल दर्पण तो जैसी होती है वैसी ही दिखाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तुओं को छोटी करके दिखाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? देखो फोकस दूरी, इसमें होता है फोकस दूरी का एक सूत्र होता है दर्पणों में, एफ 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये क्या है? फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1/f 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो देखो किस में मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है आंसर हमारे सी में। सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, एफ फोकस दूरी, वी वस्तु की दूरी और वो ऑब्जेक्ट की दूरी, ओ प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर, प्यूपल पर या रेटिनिया पर? देखो आंख का जो मानव की आंख होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये लेंस होता है। अब इस पर क्या पड़ता है, फोकस। इस पर क्या करती है, प्रकाश की किरणें। जब इसकी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो जो फोकस बनता है वो कहाँ बनता है, जाकर रेटिना पर बनता है। ये क्या है, रेटिना है। ये कैमरे की फिल्म की तरह काम करती है, ऐसे कैमरे में फिल्म होती है उसी तरह से रेटिना हमारी काम करती है। तो हमारा मानव मनुष्य की जो आंख का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है रेटिना पर। किस पर, रेटिना पर बनता है। और जो आइरिस होती है वो एडजस्ट करती है प्रकाश को कि आंख के अंदर कितना प्रकाश जाना है। जैसे अगर आप रोशनी में जाओगी तो ये लेंस का आकार छोटा कर देगी, और जैसे ही आप अंधेरे में जाओगे तो ये लेंस का आकार बड़ा कर देगी, जिससे क्या होता है, अंधेरे में भी हमें दिखाई देने लगता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, ये हमने जस्ट बनाया था, ये क्या है, आंख है, मानव की आंख। ठीक है, इस पर कोई प्रकाश पड़ा तो ये कहाँ पड़ा, रेटिना पर पड़ा। ठीक है, यहाँ क्या है, रेटिना है, प्रकाश चला यहाँ से और रेटिना पर बना। तो जो प्रतिबिंब जो होता है इसका वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, उल्टा और छोटा। रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। देखो अगर किसी व्यक्ति को अपनी, ऐसे मान लीजिए मेरी लंबाई 5.5 फुट है या 6 फुट है, तो अगर मान लीजिए मेरी लंबाई 6 फुट है, तो मुझे अगर अपना पूरा शरीर दर्पण में देखना है, समतल दर्पण में, तो मुझे 3 फीट का क्या चाहिए होगा, समतल दर्पण चाहिए होगा, जिससे मैं उसमें अपना पूरा शरीर देख सकता हूँ। तो वस्तु की लंबाई की आधा का हमें क्या चाहिए, समतल दर्पण चाहिए, जिससे हम पूरी शरीर देख सकते हैं। तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई के आधी, यानी ऊंचाई के क्या हो, आधी के बराबर हो, तो हम क्या रखते हैं, प्रतिबिंब देख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये क्या है, कोई छोटू है, इसकी लंबाई क्या है, 6 फीट है, ये 6 फीट का है। ठीक है, अगर इसे दर्पण में देखना है तो ये दर्पण की ऊंचाई कितनी चाहिए, इसे 3 फीट चाहिए, 3 फीट चाहिए। ठीक है, अगर 3 फीट की ऊंचाई दर्पण की होगी, समतल दर्पण है, अगर इसे पूरा दिखना है तो ये 6 फीट का है, तो इसे 3 फीट का क्या चाहिए, समतल दर्पण चाहिए, इससे ये अपने प्रतिबिंब को पूरी तरह से देख सकेगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या होती है। तो देखो अगर आपसे कहे कि प्रतिबिंब की संख्या बताइए, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है 360/θ-1। ये क्या होता है, प्रतिबिंब निकालने की क्या है, संख्या पता चल जाती है। देखो ये क्या कह रहा है, एक वस्तु 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है। समांतर दर्पण का मान लीजिए एक दर्पण ये रखा है, एक ये रखा है, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर कोण देखोगे तो कोण क्या बन रहा होगा, इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनना होगा। क्या बनना है, 0 डिग्री का कोण बनना है, क्योंकि समांतर में रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम थीटा की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो 360/0 - 1। अगर 0 से किसी में भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी अनंत आता है, और अनंत में से 1 घटा देंगे तो भी क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, अगर दो दर्पण क्या रखे हैं, समांतर रखे हैं, तो समांतर रखे प्रतिबिंब दर्पणों के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, अनंत बनेगा। ऐसे मान लीजिए ये 2 दर्पण रखे हैं, इनके बीच में मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा होगा इसमें अनंत बार बनना होगा, अनगिनत बार। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है। दो दर्पण क्या है 90 डिग्री पर रखा गया है। देखो एक दर्पण ये रखा है और एक ये रखा है, ठीक है। तो इनके कितनी डिग्री पर रखे गए हैं, 90 डिग्री पर रखे गए हैं समतल दर्पण। एक ए ये है और बी ये है, ठीक है। दो दर्पण है ए और बी। अगर हमने फॉर्मूला क्या बताया आपको, 360 बटे क्या है 9 थीटा होता है -1, और 360 बटे थीटा ये कितना है 90 डिग्री, माइनस क्या कर देंगे 1, तो 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, तो 4 - 1 करोगे बराबर 3 प्रतिबिंब बन जाएंगे। अगर दो समतल दर्पणों को अगर 90 डिग्री पे रखेंगे तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। कितने प्रतिबिंब बन रहे होंगे, 3 प्रतिबिंब बन रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त किए करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए। यह कह रहा है कि अगर दो समतल दर्पण हैं और दोनों समतल दर्पण के बीच में क्या है 3 प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो 3 प्रतिबिंब बनाने के लिए दोनों समतल दर्पणों को कितनी डिग्री पर रखना चाहिए। तो देखो हमने क्या देखा था, फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन थीटा -1, और बराबर प्रतिबिंब कितनी बना रहा है, ये 3 बना रहा है। कितने, 3 प्रतिबिंब बना रहा है, तो बराबर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। देखो करो 360 बटे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 360 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा थीटा, ये थीटा इधर ले आए, ठीक है। अब थीटा बराबर कर देंगे तो 360 बटे क्या आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 तो बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि अगर हमें क्या करना है 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं तो हमें समतल दर्पणों को कहाँ रखना होगा, 90 डिग्री पर रखना होगा। यानी कि अगर हम समतल दर्पण 90 डिग्री पर रखेंगे तो बनने वाले प्रतिबिंब क्या होंगे, 3 होंगे। अगला है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर रखे हुए हैं, आनत हैं या रखे हुए हैं, के बीच खड़ा हो तो उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। देखो वही सूत्र लगाना है हमें फिर से, 360 बटे थीटा -1, थीटा की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, देखो 60 दे रखी है, यानी 60 डिग्री दे रखी है, देखो 60 डिग्री, तो हम क्या रख देंगे नीचे 60 डिग्री रख देंगे, -1 करेंगे तो 6 से काटेंगे चित्तम 36, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो 5 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम दो दर्पणों को 60 डिग्री के एंगल पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब की संख्या 5 होगी। देखो ऐसे एक प्रतिबिंब ऐसे रखा है, एक ये रखा है, बनने वाला थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, यानी जो सूर्य होता है वो सूर्य कैसा प्रकाश देता है। तो सूर्य की बात करें, सूर्य हमेशा कैसा प्रकाश देता है, 7 रंगों के मेल को, ठीक है। तो सूर्य हमेशा देता है सफेद रंग, कैसा सफेद रंग देता है, और सफेद रंग में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। उन्हें किससे डोनेट करते हैं हम, विव की ओर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी। कितने पर, 120 डिग्री पर। देखो 120 पे ऐसे रखा जाएगा, अगर मान ली कोई वस्तु यहाँ रखी है, ये क्या है 120 डिग्री का एंगल है, तो देखते हैं कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखो क्या फॉर्मूला है, 360 बटे थीटा -1, तो 360 थीटा जगह कितनी है 120 है, -1 करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 12 × 36, तो 3 - 1 करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी 2 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर कोई वस्तु दर्पण रखे हुए हैं 180 डिग्री पर, वो 120 डिग्री पर, तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, 2 संख्या होगी, यानी 2 ही प्रतिबिंब उसमें बन रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे, अगर कोई पानी में अगर हवा का बुलबुला है, क्या है एक गिलास है, गिलास में क्या किया आपने, ये क्या है गिलास है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो इसमें अगर पानी किसका बुलबुला आ जाए, इसमें बुलबुला आ जाए किसका, हवा का, यह क्या है हवा का बुलबुला है। अगर इस पे प्रकाश डालेंगे तो ये किस दर्पण की तरह काम करेगा या किस लेंस की तरह काम करेगा, तो इसकी बात करें तो ये काम करेगा किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह, किसकी, अवतल लेंस की तरह, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखिए, ये क्या कह रहा है कि हवा में पानी में हवा का बुलबुला, पानी में क्या है हवा का बुलबुला है, अगर वो पूछे ये हवा में क्या है, हवा में
हवा में पानी का बुलबुला, पानी की बूंद। हवा में अगर पानी की बूंद होगी वो किसकी तरह काम करेगी, तो वो उत्तल लेंस की तरह काम करेगी। किसकी? उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये या तो पूछ लेगा पानी में हवा का बुलबुला, पानी में अगर हवा का बुलबुला है तो वो अवतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह काम करेगा। अगर हवा में पानी की बूंद है तो वो किसकी तरह काम करेगी, तो वो काम करेगी उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो डी इसके लिए प्रयुक्त है। डी का मतलब होता है डायोप्टर। तो देखो, अगर लेंस की क्षमता की बात करें तो 1/, होता है एफ। एफ किस में होती है, ये मीटर में होती है। ठीक है, तो इसकी जो पावर को जो मापते हैं वो किस में मापते हैं, डायोप्टर में। किस में? डायोप्टर में। ठीक है, लेंस की क्षमता किस में होती है, डायोप्टर में होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी यानी डायोप्टर हो जाएगा। ये क्या होता है, लेंस की पावर यानी क्षमता निकालने का सूत्र होता है, P बराबर 1/f। एफ क्या है, फोकस दूरी है। आगे बढ़ते हैं, डायोप्टर किसकी इकाई है, तो डायोप्टर हमने जस्ट पहले ही देखा क्या है, P बराबर, डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की, लेंस की क्षमता की। तो डायोप्टर किसकी होगी, लेंस की क्षमता की इकाई। डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, जो हमारे धूप के चश्मे होते हैं उनकी क्षमता कितनी होती है। अगर बात करें धूप के चश्मे की, तो धूप के चश्मे में कोई क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो नज़र के लिए नहीं होते हैं, धूप के चश्मा होते हैं केवल धूप से बचाने के लिए। तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो होती है 0 डायोप्टर। कितनी? 0 डायोप्टर, यानी कि उसकी कोई भी क्षमता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, एक लेंस का फोकसांतर कितना 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो देखो, मैंने जस्ट आपको अभी बताया था, एक फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता का, क्या होता है, P बराबर 1/f। ये किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी। अगर हम क्षमता निकालेंगे तो P बराबर क्या लिखेंगे, 1/f। f किस में है, सेंटीमीटर में है। किस में? ये सेंटीमीटर में, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर को अगर हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, 25/100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो, अगर हम क्या करते हैं, 25/100 लिख दें। अगर जो नीचे के 100 है तो ऊपर पहुंच जाएंगे 100। ठीक है, तो 25 से काट देंगे तो 25 चौका 100, तो बराबर P बराबर क्या आ जाएगी, +4 डायोप्टर। पावर क्या आ जाएगी, 4 डायोप्टर आ जाएगी। मतलब लेंस की क्षमता है कितनी है, 4 डायोप्टर है। आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर से अगर मीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी। इसने क्या दे दिया है, देखो, हमने P बराबर क्या बताया, 1/f। f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो f उसने मीटर में दिया है पहले से ही, तो P बराबर क्या रख देंगे, 1/0.2। अगर इससे दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, तो बराबर क्या आ जाएगी, 5 डायोप्टर। यानी जो पावर आई इसकी लेंस की वो कितनी आ गई, 5 डायोप्टर आ गई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा डी। डी यानी 5 डायोप्टर हो जाएगी। लेंस की क्षमता क्या आ गई, 5 डायोप्टर आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसने क्या दिया है, पावर दे दिया और हमसे पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो देखो, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, और किसमें, मीटर में। तो देखो, पावर कितनी दे रखी है इसने, 2 डायोप्टर दे रखी है, 2 बराबर 1/f आ जाएगी। अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। f बराबर क्या आ गया, 0.5 मीटर आ गया। अगर हम इसे सेंटीमीटर में बनाएं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो, अगर हम मीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि आंसर हमारा सी इज द
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता होगी। देखो, अगर किसी उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर असर पड़ता है। क्षमता उसकी क्या होती है, ऐसे मान लीजिए कोई लेंस है वो 2 डायोप्टर का है, ठीक है। अगर उसे पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी क्षमता घटकर 1.5 डायोप्टर ही रह जाएगी, या उससे कम या ज़्यादा रह जाएगी। ठीक है, लगभग में। इसकी क्या होती है, अगर कोई उत्तल दर्पण को, लेंस को अगर हम पानी में डुबोते हैं तो उसकी लेंस की क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ऐसी किसी उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो उसकी लेंस की क्षमता घट जाएगी। प्रिज्म, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। देखो क्या होता है, अगर प्रिज्म है, कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म में क्या होता है, अगर कोई प्रकाश की किरण चली, इसमें क्या हुई, प्रकाश की किरण गई, तो इसमें क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, वो 7 रंगों में बट जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 रंगों में क्या होती है, बट जाती है। ठीक है, और वो 7 रंग क्या होते हैं, विविग्योर क्या होते हैं, विविग्योर होते हैं। ठीक है, किस रंगों में बदलती है, विविग्योर में बदल जाती है। ठीक है, तो प्रिज्म ये किस घटना के कारण होता है, तो ये होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ये घटना किसके कारण होती है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वर्ण विक्षेपण के कारण वो 7 रंगों में बिखर जाती है। वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, विविग्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि किस वजह से हो जाती हैं, तो हमने अभी जस्ट बताया कि जो रंग होते हैं किस रंगों में किसके कारण होते हैं, तो वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण के कारण जो रंग अलग अलग बिखरते हैं वो बिखरते हैं अपने वेवलेंथ के कारण। किसके, वेवलेंथ के कारण, या विभिन्न विभिन्न विचलन के कारण। तो इन जो हमारे 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों का सबका विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो अगर बात करें सबसे अधिक विचलन किसका होता है, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक जो विचलन होता है वो होता है बैगनी का। किसका, बैगनी रंग का होता है। और बात करें सबसे कम, सबसे कम विचलन जो होता है वो होता है लाल रंग का। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। सबसे ज्यादा बैगनी का और सबसे कम लाल रंग का विचलन होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो जो हमारा सफेद प्रकाश है किससे होता है, 7 रंगों से होता है। और 7 रंग कौन कौन से होते हैं, वो हमारे विविग्योर होते हैं। ठीक है, विविग्योर होते हैं। ठीक है, इन रंगों से मिलकर क्या बना होता है, हमारा 7 रंग यानी सफेद रंग बना होता है। सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है। देखो मैंने जस्ट अभी बताया है, देखो सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है, सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का, और सबसे अधिक सबसे कम होता है लाल रंग का। तो सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक होता है बैगनी का। और देखो लाल का क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम। इसलिए हम लाल रंग का क्या यूज करते हैं, लाल रंग को इसलिए हम किस में यूज करते हैं, अपनी सिग्नल में यूज करते हैं। ठीक है, रोड की सिग्नल में। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है। ये क्या कह रहा है, अगर कोई प्रकाश की प्रिज्म को, अगर प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम कौन सा होता है, लाल रंग। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं हमारे, तो प्राथमिक रंग की बात करें तो प्राथमिक रंग होते हैं हमारे 3। कौन कौन से, ब्लू, ग्रीन और रेड। कौन से, नीला, हरा और लाल। ये इन 3 रंगों की मदद से दुनिया का हम कोई सा भी रंग बना सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राथमिक रंग कहते हैं। और इन प्राथमिक रंगों का मिश्रण करके हम दुनिया का कोई सा भी रंग बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तीन मूल रंग कौन कौन से हैं? तो तीन रंग जय मूल रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंगों को क्या कहते हैं? मूल रंग कहते हैं। नीला, हरा और लाल, ये क्या है हमारे प्राथमिक रंग है। नीला, हरा और लाल किसमें है? देखो, नीला, लाल, हरा, ये किसमें है? आंसर सी में। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। अगर तीनों को समान मात्रा में अगर मिला दिया जाए तो हमारा कौन सा रंग बन जाएगा? तो सफेद रंग बन जाता है। तो लाल, नीला और हरा को तीनों को समान मात्रा में मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा हमारा? तो सफेद रंग बन जाएगा। सफेद प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की प्रक्रिया क्या है? यानी अगर कोई सफेद प्रकाश है, यानी क्या है? ये कोई प्रिज्म है, ठीक है। और इससे हमने क्या किया? सफेद प्रकाश को डाला तो ये 7 रंगों में बिखर जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 रंगों में क्या होता है? बिखर जाता है। तो ये 7 रंगों में बिखरने की प्रक्रिया क्या होती है? ये से क्या कहते हैं? विबग्योर। विबग्योर। और ये ये किसके कारण होता है? ये होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके? वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है। अपने सफेद प्रकाश को 7 रंगों में बिखरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हमारे? लाल, नीला और हरा। तो लाल, नीला, हरा क्या है हमारे प्राथमिक रंग? ये क्या है हमारा प्राथमिक रंग नहीं है। कौन सा? पीला वाला। द्वितीय, ये हमारा येलो रंग है, ये क्या है? द्वितीयक रंग है। ये प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है हमारे किसका? लाल का। लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। और सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो देखो, अगर बात करें, ये कह रहा है सबसे अधिक दिन में और रात में सबसे अधिक सुविधाजनक रंग कौन सा होता है? तो बात करें दिन में पड़ती है धूप, और धूप से बचने के लिए हम कौन सा रंग पहनना चाहिए हमें? सफेद रंग। सफेद रंग क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित कर देता है। और रात के लिए हमें काला रंग चाहिए, क्योंकि कहते हैं अंधेरी में काला रंग सबसे अच्छा चमकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाए सफेद और काला। और दिन रात में सबसे अधिक सुविधाजनक कलर कौन कौन से हमारे? सफेद या काला रंग, दो प्रकार के ये रंग हैं हमारे। नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत कर दिया हमने। सफेद और काला नहीं होगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है इसका। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक है? तो वो है लाल और हरा। इसलिए हम लाल और हरे को क्या करते हैं? सिग्नलों पर यूज करते हैं, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ बहुत अधिक होती है और काफी दूर तक ये दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हरे की भी वेवलेंथ अच्छी होती है, ये भी काफी दूर तक दिखाई देता है। यानी कि इसलिए हम इन रंगों को किस में यूज करते हैं? हम इसीलिए इस रंगों को यूज करते हैं अपनी सिग्नलों में। जैसे देखा होगा लाल बत्ती, हरी बत्ती, आपने देखा होगा सिग्नल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह, यानी कोई वस्तु है अपारदर्शी, मान लीजिए अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, तो मुझे क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि मेरा शरीर आपको, ऐसे मान लीजिए मेरी जैकेट है, ये ब्लैक है, तो आप ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इस पर ये जैकेट क्या कर रही है? ब्लैक रंग को परावर्तित कर रही है। यानी ब्लैक रंग को परावर्तित कर रही है, तो वो ब्लैक रंग आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें क्या दिख रहा है? काला रंग दिखा दे रहा है ये जैकेट का, ठीक है। तो किसकी वजह से हो जाएगा? तो प्रकाश परावर्तित करता है। ये क्या करता है? परावर्तित करता है। इस वजह से हमें वस्तु क्या दिखाई देती है? उस कलर में दिखाई देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरी पत्ती का पौधा लाल रोशनी पर रखने पर कैसा दिखाई देगा? अगर हरी पत्ती है, अगर उसे हम लाल रोशनी में रखें तो वो दिखाई देगा काला। कैसा दिखाई देगा? काला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो, जो बड़े बड़े वाहन होते हैं जो रात में निकलते हैं, तो उन पर लगाई जाती हैं पीली बत्तियां। पीली बत्तियां इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि वो कोहरे में साफ दिखाई देती हैं, यानी कोहरा को भी साफ दिखाई देती हैं और सामने आने वाले व्यक्ति को भी साफ दिखाई देती हैं और हम रास्ता को भी अच्छे से
देख सकते हैं, इसलिए हम वाहनों में पीली रोशनी वाली लाइट लगाते हैं। ठीक है, तो देखो कौन सा है। पीली प्रकाश कोहरे को क्या करता है, भेदता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। अतः कोहरे वाली रात में पीली बत्ती काम आती है। ठीक है, तो कोहरे वाली रात में कौन सी बत्ती काम आती है, तो पीली बत्ती काम आती है। ये कोहरे को क्या करती है, भेदती है। आगे देखते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों का अलग अलग करने का तरीका क्या होता है। तो रंग को हम कैसे क्या करते हैं, एक प्रिज्म से गुजारते हैं और प्रिज्म क्या कर देता है, वर्ण विक्षेपण के द्वारा हर रंग को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। किसके कारण, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यानी एक प्रिज्म से क्या करेंगे, सफेद प्रकाश डालेंगे और वो प्रकाश को अलग अलग रंग में बिखेर देगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम या वेग, किसके द्वारा। तो बात करें प्रकाश की जो रंग का निश्चित करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। क्योंकि लाल रंग का देखो 7 रंग होते हैं प्रकाश में, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। ठीक है, तो किसके द्वारा करते हैं, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य की किरणों में कौन से रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, इंद्रधनुष के रंग। कौन कौन से होते हैं, विवग्योर। विवग्योर मतलब बैगनी, हा पीनाला, बैगनी। देखो वॉयलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ये क्या होते हैं, ये 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो देखो अगर वायुमंडल ही ना हो, जब वायु, देखो आपको पता होना चाहिए कि हमारा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारे वातावरण में क्या है, हमारे पूरे वातावरण में धूल कण बिखरे हुए हैं। और जब प्रकाश धूल कणों से टकराता है तो क्या करता है, प्रकाश रोशनी बिखेरता है, और रोशनी बिखेरता है तो इसी कारण हमें दिखाई देता है। अगर हमारा वायुमंडल ही नहीं होगा तो प्रकाश टकराएगा किससे, धूल कण होंगे ही नहीं। वायुमंडल नहीं होगा तो धूल कण नहीं होंगे तो प्रकाश टकराएगा नहीं और प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। तो क्या होगा, हमें कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल काला दिखाई देगा। कैसा, काला दिखाई देगा। यानी अगर पृथ्वी में वायुमंडल ना हो तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ऐसे ही अगर चंद्रमा पूछता है कि चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। अगर आप कहीं फोटोग्राफी में जाएं या आप कोई प्रिंटर को देखें तो प्रिंटर में मेन रूप से क्या होता है, 3 ही कलर यूज होते हैं। कौन से, प्राथमिक कलर 3 यूज होते हैं, उनके ही मिश्रण से सारे रंग बनाए जा सकते हैं और प्रिंटर कलर प्रिंट कर देता है। किसके द्वारा, केवल 3 रंगों के द्वारा। 3 रंग कौन कौन से होते हैं, वो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। देखो किधर है, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा। यानी आंसर सी इज द हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 रंग वो रंग है जो दुनिया के कोई से रंग को भी बना सकते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का। और सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का। लाल रंग का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। देखो इसका कैसे पहचान करते हैं, देखो विवग्योर, हम क्या लिखते हैं, विवग्योर। तो देखो रेड है, रेड का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। रेड को देखो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। देखो रेड का सबसे होता है, और सबसे नीचे क्या है, बैगनी है, इसका सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे इनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ती चली जाएगी। बैगनी से ऊपर जाएंगे इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, ऐसे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे ही इनकी क्या होगी, वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। तो देखो अगर बात करें लाल का, देखो लाल, अगर नीला और हरा, नहीं गलत, लाल, नीला और हरा। ठीक है, तो ये जो रंग होगा वो कौन सा रंग होगा, सफेद रंग हो जाएगा। यहाँ तीनों रंग मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सफेद रंग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, लाल, हरा और नीला।
अगर तीनों रंग को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बन जाएगा हमारा? सफेद रंग बन जाएगा। कौन सा? सफेद रंग बन जाएगा। तो आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो हमारी आंख की रेटिना क्या करती है? प्रतिबिंब बनाती है। आंख की रेटिना क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और कैमरे की बात करें तो कैमरे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है? फिल्म पर बनता है। किस पर? फिल्म पर बनता है। तो कैमरे की फिल्म जो होती है बिल्कुल रेटिना की तरह कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वस्तुकार लेंस या समान मोटाई की? तो बात करें कैमरे में मेन रूप से क्या होता है? मेन रूप से जो हमारे यूज होते हैं वो होते हैं हमारे उत्तल लेंस। कौन से? उत्तल लेंस का यूज होता है। जितने भी कैमरे में क्या होते हैं? उत्तल लेंस लगाए जाते हैं। इन्हें एडजस्ट करके क्या किया जाता है? जूम इन किया जाता है और जूम आउट किया जाता है। किसके द्वारा? लेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर वस्तुओं का फोकस करने में आंख की योग्यता कम हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जरा दूरदर्शिता। क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता की क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। इसमें निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। दोनों हो जाते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। ये कब होते हैं? वृद्धावस्था में। ये कब होती है? ये वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में होती है। ये कब होती है? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता। अगर बात करें इसे दूर करने के लिए क्या करता है? हम लेंस पहनते हैं। उस लेंस में क्या होता है? ऊपर क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। ऊपर अवतल और नीचे क्या लगाते हैं? उत्तल। इसका निवारण किससे होता है? तो निवारण की बात करें, इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? एक लेंस बनवाते हैं और उस लेंस में ऊपर उत्तल लगाते हैं और नीचे अवतल, ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस लगाते हैं। तो इस बीमारी को दूर किया जाता है। अगर इसकी बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रेसबायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयरिस का काम क्या होता है? आयरिस, हमारी आयरिस जो होती है वो क्या काम करती है? देखो, जैसे ही आप मान लीजिए आप धूप पड़ रही है काफी तेज, जैसे ही आप अगर मान लीजिए अंधेरे में बैठे हैं, अंधेरे से निकल के एकदम धूप में गए, तो आपको क्या होगा? थोड़ी देर को थोड़ा दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमारी जो आयरिस है वो आयरिस को क्या करना? एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या होता है? जैसे ही आप रोशनी में जाएंगे, रोशनी में अगर आप जाएंगे तो क्या होगा? हमारी जो आयरिस है वो प्रकाश आपके नेत्र के लेंस के द्वार को छोटा कर देगी। क्या कर देगी? छोटा कर देगी, जिससे जितना सीमित ही प्रकाश अंदर आंख में जाए। और जैसे ही अगर आप अंधेरे में आते हैं तो आयरिस क्या करती है? आपके नेत्र के लेंस का आकार बढ़ा देती है, जिससे प्रकाश अंदर भरपूर जाता है और अंधेरे में आसानी से देखने लगते हैं। ऐसे ही अगर अचानक आप अंधेरे में जाओगे तो नहीं दिखाई देगा, थोड़ी देर रुकोगे उसके बाद दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि नेत्र का आकार बढ़ चुका होता है। और और अगर रोशनी में जाते हैं तो तुरंत नहीं दिखाई देगा, थोड़ी देर रुकोगे तो दिखाई देने लगता है। क्यों? क्या करती है? आयरिस लेंस को आकार को छोड़ा कर देती है। ठीक है, तो लेंस का क्या मतलब है? हमारी आयरिस का क्या काम है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ये किसका काम है? आयरिस का काम है। दृष्टि पटल या रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मैंने बताया था आपको क्या होता है? वास्तविक, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा, छोटा। झिल्ली हो जाएगा। ठीक है, कोस का झिल्ली, देखिए कोस का, सॉरी कोस का भित्ति होगा, है ना। कोस का झिल्ली नहीं, भित्ति होगा, भित्ति, भित्ति, ये नहीं भित्ति होगा, कोशिका भित्ति होगा दोस्तों। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका, कोशिका भित्ति हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं, देखिए आप
अरे इधर तो आओ। खुशी जाट, वेरी गुड। कौन करता है? रॉबर्ट हुक करता है कोशिका की खोज, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं आपको कि